हेलो, सोशल पंडित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था क्लास 8 में व्हाई व्हेन एंड हाउ, और इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा था। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे पहले के कई इतिहासों को हमने देखा था। ठीक है, तो इतिहास की चौपड़ी में आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री को जानने का एक सुनहरा मौका है हम लोगों का। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग आज जो देखेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म, द बर्थ ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड सोशलिज्म, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, चाइना एंड द ओपियम वॉर। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स होगी आज की। इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्स, सेकेंडरी रिसोर्स एंड द इंडिजिनियस सोर्सेज एंड द कॉइन्स। ये सारे चीजें, क्योंकि जब कोई भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसका सोर्सेज जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कहाँ से आया और कैसे ये इतिहास लिखी गई। क्योंकि इतिहास लिखने का सबका तरीका अलग अलग होता है और प्रत्येक इतिहासकार अपने ढंग से और जो प्रूफ मिलता है, जो एविडेंस मिलता है, उसके बेस पर वो हिस्ट्री को लिखते हैं। खास करके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री के बाद तो बहुत सारे लिटरेसी भी आ गई है, लेकिन खैर बहुत सारे सोर्सेज हैं हम लोगों को जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स। और पहला टॉपिक जो आज का है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म। जी, ये बहुत ही न्यू वर्ड्स है। मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया शब्द है नेशनलिज्म, जिसका मतलब होता है लव टुवर्ड्स नेशन, अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति प्राइड का भावना, एक सम्मानित दृष्टिकोण, अपने देश को हमेशा दुनिया की अपेक्षा अपर रखना, ऊपर रखना, ये हमारा नेशनलिज्म कहलाता है। यानी दुनिया में हमसे बेहतर कोई देश नहीं है, हमारे देश से अच्छा कोई देश नहीं है, तो ये नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म बहुत ही नया वर्ड था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो बहुत ही न्यू वर्ड था, और इस वर्ड का क्रिएशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, मैंने पहले बताया था आपको कि किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिशों का अमेरिका में चल रहा था, उससे उसको खत्म करके अमेरिका में डेमोक्रेटिक जो आई, डेमोक्रेसी आई, उस डेमोक्रेसी वाले गवर्नमेंट में ये नेशनलिज्म भी धीरे धीरे आ रही थी। ठीक है, लोगों में यूनिटी आ रही थी, लोग में एक यूनिटी बन रही थी और लोग आपस में मिलकर के एक नेशन स्टेट का क्रिएशन कर रहे थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये देश का क्रिएशन हो रहा है या फिर नेशनलिज्म राइज कर रहा है। खैर, नेशनलिज्म राइज अगर बात की जाए, नेशनलिज्म वर्ड की अगर स्प्रिट की बात की जाए तो वो होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो देखने को मिलती है, लोगों के बीच में जो सेंस जुड़ती है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ती है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही माना गया है नेशनलिज्म का क्रिएशन, नेशनलिज्म का राइज होना। नेशनलिज्म का उत्पन्न फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, लेकिन इसका जो पहला अटेम्प्ट था वो अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस और अमेरिका कॉमन अगर हम बात करें तो अमेरिका और फ्रांस का दोनों का रिवॉल्यूशन जो है वो नेशनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेशनलिज्म जब आती है, जब नेशन स्टेट की बात आती है, तो यूनिफॉर्म लॉ की भी बात आती है कि प्रत्येक कंट्री के लिए जो है, एक देश के लिए, एक नेशन स्टेट के लिए एक कानून होनी चाहिए, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म लॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले अगर हम बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया में पहले जो होती थी धर्म के बेस पे कानून होती थी, प्रत्येक धर्म की अलग अलग कानून होती थी। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी थी या फिर आईपीसी की कोई भी धारा नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे देश में जो उस समय में जो कानून लगते थे, अगर हम बात करें हिंदू की, तो हिंदुओं में धर्म ग्रंथ के आधार पर कानून लगाई जाती थी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग मुसलमानों की, तो मुसलमानों में जो हमारे काजी साहब होते थे, ठीक है, मुसलमानों में हमारे काजी साहब होते थे, वो कई तरह के हुक्म देते थे और उस पर हम लोगों को चलना पड़ता था। ठीक है, तो आज भी इस तरह के कई जो जो काजी साहब का या फिर हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पे जो कानून होते थे, इसके जगह पर ब्रिटिशों ने एक नया कानून लाया था, वो था यूनिफॉर्म कोड लॉ। ठीक है, जिसके जगह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कोई भी रिलीजन का हो, वो सबके लिए एक कानून होनी चाहिए। और ये यूनिफॉर्म कोड लॉ बहुत पहले ही आई थी। ठीक है, तो वही बात कर रहे थे कि एक
अगर नेशन स्टेट बनती है तो वहां पर एक यूनिफॉर्म कोर्ट लॉ आती है कि पूरा देश के लिए एक कानून, पहले नहीं थी, देश टुकड़े में डिवाइड थी। बात करोगे जब इटली की, जर्मनी की, या फिर फ्रांस की, या फिर और भी किसी कंट्री की, इंडिया की बात कर लो, तो ये कई नेशन स्टेट में टूटे हुए, कई प्रिंसली स्टेट में टूटे हुए थे। ठीक है, कई राजा रजवाड़े हुआ करते थे इंडिया में। ऐसा बताया जाता है कि आजादी से पहले लगभग 565 रियासतें थी भारत में, देशी रियासत, जहां पे हर एक रियासत के एक अलग राजा होते थे, उसका अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। ऐसे ही जर्मनी में भी लगभग 300 टुकड़ों का एविडेंस मिला है कि 300 टुकड़े वहां भी थे, जिसको एक करके जिसको एक करने का काम बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो ये टुकड़ों में होना देश का और आपस में जुड़ करके एक यूनिटी ला करके एक प्राइड की भावना लाना, यही नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, लव टुवर्ड्स नेशन, देश के प्रति लगाव, एक देश का होना, जहां पर अलग अलग टुकड़े में डाइवर्सिटी जरूर हो कंट्री में, लेकिन यूनिटी भी होनी चाहिए, और यही डाइवर्सिटी इन यूनिटी नेशनलिज्म को बताता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि नेशनलिज्म राइज किया जब, तो पहले तो फ्रांस में, देन आफ्टर पूरे यूरोप में राइज किया। उसके बाद नेपोलियन के द्वारा जब अटैक स्टार्ट होती है, तो उसके बाद पूरा यूरोप में नेशनलिज्म राइज करती है, और उसके नेशनलिज्म की बू हमारे भारत में भी आती है। ठीक है, भारत में भी जब हम लोग अंग्रेजी जानना शुरू करते हैं, तो यूरोपियन फिलोसफरों का बुक पढ़ के हम लोगों में ये मतलब भावना आती है कि नेशनलिज्म हम लोगों में होना जरूरी है, यूनिटी होना जरूरी है। ठीक है, खैर ये तो एक पड़ाव था नेशनलिज्म का, जो हमें क्लास 10th में पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक पूरा चैप्टर ही नेशनलिज्म पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, नेशनलिज्म जब राइज कर ही गया है तो इंपीरियलिज्म की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। जब कोई पावरफुल कंट्री छोटे कंट्री पे शासन करती है या फिर उसका शोषण करती है, शासन बोलो या फिर शोषण, तो ये कहलाता है इंपीरियलिज्म। कॉलोनियल जब गवर्नमेंट बनती है तो ब्रिटिश या फिर फ्रांस, पुर्तगीज या फिर इटली, जर्मनी, ये सब के सब अपने अपने कॉलोनी बनाते हैं, और वो कॉलोनी में जाकर के वो क्या करते हैं कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कॉलोनी बनाना ही साम्राज्यवाद है। जैसे ब्रिटिशों के बारे में बताया जाता है कि ब्रिटिशों का पूरे वर्ल्ड में लगभग 55 कंट्री में उनकी कॉलोनी थी, 55 देशों में उनका अधिकार था। 55 देश लगभग ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था, जिसको आज अगर हम लोग बात करें तो उसका एक संघ बन चुका है, जो ब्रिटिशों का गुलाम देश था, उसका एक समुदाय बन चुका है, उसका एक एसोसिएशन है, जिसका भारत भी एक सदस्य था, क्योंकि भारत भी ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। खैर ये इंपीरियलिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो ब्रिटिशों का इंपीरियलिज्म, चूंकि ब्रिटिश सबसे पावरफुल कंट्री था यूरोप का, तो इनका साम्राज्यवाद विस्तार पॉलिसी जो थी वो बहुत ही पावरफुल था। अदर यूरोपियन कंट्री के अपेक्षा ब्रिटिश काफी पावरफुल थे, तो इनकी साम्राज्य उतनी ही बड़ी थी। ठीक है, और ये इंपीरियलिज्म कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्रिएट कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंपीरियलिज्म, ये कैसे कनेक्शन कैसे है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगीज या फिर स्पेन बहुत पहले से अपनी कॉलोनी बना रही थी, वहीं पर इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश बहुत बाद में जुड़ी है, और कंपटीशन काफी हाई थी, मार्केट उनके लिए खाली नहीं थी। तो कंपटीशन जब हाई हुआ तो जर्मनी जैसे देश काफी अग्रेसिव हो गए। यह भी बताया जाता है कि इंपीरियलिज्म या फिर साम्राज्यवाद में ब्रिटिशों का बहुत बड़ी साम्राज्य होने का रीजन था कि ब्रिटिश जो थे उनका नेवल आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो नेवल आर्मी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो काफी पावरफुल था, तो जर्मनी उन्हें कंपीट करना शुरू किया। जर्मनी की भी नाविक बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। तो जब जर्मनी अपने स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया या फिर अपने नेवल आर्मी को वो काफी डेवलप करना शुरू किया, तो ब्रिटिशों को लगा कि ये हमें कंपटीशन दे रहा है,
और जिसके बाद धीरे धीरे पॉलिसी बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर ग्रुप बनना शुरू हुआ, और ये जो ग्रुप बनती चली गई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका एक रीजन बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये एक रीजन बना, ठीक है। तो ये था इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। हर कोई चाहता है कि हमारा विस्तार हो और बहुत बड़ा साम्राज्य हो। तो ये साम्राज्यवाद के कारण बहुत सारी कन्फ्लिक्टेड आती है, कंट्री आपस में लड़ते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटना होती है। क्या सब हमें पढ़ना है, 9 में भी हमें ये पूरा पढ़ना है इंपीरियलिज्म के बारे में। हमें अब पढ़ना है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक अलग तरह की शासन व्यवस्था। हम लोगों ने अमेरिका में पढ़ा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद की एक डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र, एक नया गवर्निंग सिस्टम थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी के मिड से एक और भी गवर्नमेंट की सिस्टम आती है और वो है सोशलिज्म। वैसे तो समाजवाद की बात की जाती है तो बहुत पहले से ही समाजवाद, ठीक है, बहुत पहले से रॉबर्ट ओवेन जैसे लोग समाजवादी हुआ करते थे, लेकिन उस समय तक इतना डेवलप नहीं था ये वर्ड, या फिर इस पे लोग वर्क नहीं कर रहे थे। फ्रांस में कई फिलोसफर हुए हैं जो समाजवादी थे, लेकिन वो स्वप्नदर्शी थे, सपने देखने वाले समाजवादी, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव माइंड के। अगर रियल समाजवादी की बात की जाती है या फिर सोशलिज्म की बात की जाती है तो सोशलिज्म का सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होगा। सोशलिज्म ये कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। समझ रहे होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि दुनिया में, इस बात से आप समझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से, कि रूसो ने एक बार कहा था, रूसो ने कहा था कि हम ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं कि जिसमें कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो जाए कि वो किसी को खरीद ले, या फिर कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो जाए कि वो खुद बिकने के लिए तैयार हो जाए। अब इस बात से समझ रहे होंगे कि एक जो मीट का रास्ता है, अमीरी और गरीबी की जो फासला है, उसका कम होना या फिर कम करने की सिस्टम ही सोशलिज्म है। और सोशलिज्म ने ही लेबर ग्रेड के लोगों को काफी अपग्रेड किया, लेबर ग्रेड के लोगों को काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये सोशलिज्म में ही होती है, समाजवाद में। ये सोशलिज्म में जब पढ़ना शुरू किया तो कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसफरों ने बहुत ज्यादा इसको बढ़ाया, ठीक है। कार्ल मार्क्स नाम तो जानते होंगे कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने दास कैपिटल का क्रिएशन किया था, दास कैपिटल। और उनका एक और बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो का था, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के जो बुक बनाया, या फिर जो उन्होंने लोगों में ये सेंस क्रिएट किया सोशलिज्म का, उसका इम्पैक्ट जो है पहली बार देखने को मिला सोशलिक रिवॉल्यूशन इन रशिया। रिवॉल्यूशन हो गई, पहली बार सोशलिज्म को लोगों ने जाना तो वो रशिया के थे। लेनिन के लीडिंगशिप में रशियन रेवोल्यूशन होती है, दो रिवॉल्यूशन होती है, एक फरवरी रिवॉल्यूशन होती है, दूसरा जो है वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन होती है, जिसको हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, बोल्शेविक मेंशेविक। ये सब हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना है, पूरा का पूरा सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि रशियन रेवोल्यूशन जो कि सोशलिज्म का पहला इम्पैक्ट था, सोशलिज्म को फॉलो करने वाला पहला कंट्री रशिया थी। उसके बाद ये सोशलिज्म बदल गई कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट। और उसके बाद ये स्प्रेड किया अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज लाइक चाइना, वियतनाम, इन सब देशों में भी ये राइज किया, ठीक है। तो ये था सोशलिज्म और सोशलिक रिवॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। हम लोगों ने ब्रिटिश के बारे में बहुत बात की है, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशों की बात बहुत कम की। हर कोई जानता है कि ब्रिटिश भारत 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक कंपनी आई थी ब्रिटिशों का भारत में बिजनेस के पर्पज से। लेकिन कुछ दिनों के बिजनेस के बाद उन्हें ऐसा पता चला कि भारत में रह करके बिजनेस करने से अच्छा है कि भारत का होकर के हम लोग बिजनेस करें, भारत की पूरी संपत्ति हमारी होनी चाहिए। और इसकी ओर उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू किया, और पहली बार उनको सफलता मिलती है कर्नाटिक वॉर से। कर्नाटिक वॉर, मैं वो कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी राजधानी बेंगलुरु है,
मैं कर्नाटिक वॉर की बारे में बात कर रहा हूं कि टोटल साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कर्नाटिक रीजन कहलाता था, ठीक है। और जिसको हम लोग कर्नाटक बोलते हैं वो पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, जहाँ के बहुत बड़े जो सुल्तान कह लो या फिर बादशाह बोल लो, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान जैसे लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो कर्नाटिक वॉर के बाद जब बंगाल में दो रिवॉल्यूशन हुई, दो मूवमेंट हुई, एक बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई और दूसरा बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ। और आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर हम लोग ब्रिटिशों का वन बाय वन करके गुलाम होते चले गए। पहले साउथ पार्ट, फिर हम लोग ईस्ट पार्ट गंवाए, जिसके बाद भारत के जो ईस्टर्न पार्ट में बंगाल बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था वो छिन गया। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फिर उसके बाद उन लोगों ने अवध को अपने कब्जे में लिया और वन बाय वन करके फाइनली हम लोग 1848 में जैसे ही एंग्लो सिख वॉर होती है हम लोग भारत जो है पूर्णतः गुलाम बन जाता है ब्रिटिशों का, ठीक है। इससे पहले मराठा, उसके बाद बात करें हम लोग तो निजाम, मैसूर, ये सारे हम लोग गवा चुके थे और फाइनली 1848 में सिख भी उनके रीजन में आ जाती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत विस्तार से हम लोग को पढ़ना है। महाराजा रंजीत सिंह है उनके बारे में भी पढ़ना है, सिख के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को ब्रेव वॉरियर के बारे में पढ़ना है, मराठाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के टॉपिक में। तो ब्रिटिश आए और अपना साम्राज्य कैसे बनाए ये भी हम लोगों को देखना है। पूरा सिलेबस ही इस पे टिका हुआ है। ब्रिटिशों के पोजेशन इन इंडिया में ही पूरा सिलेबस हमको 8 में पढ़ना है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है चाइना एंड द ओपियम वॉर। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, चाइना एंड ओपियम वॉर। देखो चाइना बहुत ही अबूझ पहेली है। दुनिया में चाइना को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। चाइना की या भाषा की बात कर लो या फिर चाइना की रहन सहन की बात करो या फिर चाइनीज कल्चर की बात करो। आज जो आप लोग चाइना की कल्चर की अगर बात कर रहे होंगे कि वहाँ के लोग बुद्धिस्ट है, तो ये चाइना की कल्चर नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंडिया की कल्चर है जो चाइना गई थी, ठीक है। तो चाइना की अगर बात करेंगे तो 1 ईस्वी में चीन वंश का शासक जो था उसके नाम पे ही वहाँ उस कंट्री का नाम रखा गया चाइना, ठीक है, या फिर चीन। और उसके बाद वहाँ पे कई तरह के डायनेस्टी आए और वो डायनेस्टी राइज करना शुरू किया। लेकिन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक चाइना कुछ था नहीं, वर्ल्ड में उसका इंपोर्टेंस उतनी विशेष दिखती नहीं है। एक चीज बहुत बड़ी फैक्ट है कि चाइना की डेवलपमेंट रेट बहुत ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि चाइना कुछ खरीदता नहीं है, दूसरे देश से कोई भी चीज वो नहीं खरीदता है, वो चाइना सिर्फ बेचने का काम करता है, जिसके कारण उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत सारे कंट्री थे जो सोच रहे थे कि चाइना कुछ खरीद नहीं रहा, इसका मतलब कि उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो ब्रिटिश जैसे देश, जिसको बनियों का देश कहा जाता है, उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम चाइना में कुछ ऐसे चीजें सेल करें जो कि चाइना में उसका प्रोडक्शन नहीं होता हो। और ये स्टार्ट होती है ओपियम से, ठीक है। ओपियम आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, ओपियम का मतलब होता है अफीम, ठीक है। तो चाइना में ब्रिटिशों ने पहले चाय भेजा, ठीक है, फिर उसके बाद चाय के साथ साथ उन्होंने अफीम भी भेजा, ओपियम, ओके। और ओपियम भेजने के बाद चाइना जब इसके ओपियम के प्रति वो काफी ज्यादा हैबिचुएट हो चुके थे, उसके आदी हो चुके थे ओपियम का, तो सेल करना बंद कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट भेजना बंद कर दिया। जब भेजना बंद कर दिया तो वहां के लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि अब वो हैबिचुएट हो चुके हैं, आदत पड़ चुकी है उन्हें अफीम पीने की। तो अब आदत पड़ चुकी है तो फिर से अगर भेजा जाएगा तो काफी हाई अमाउंट पे, ऊंची कीमत पे बेचा गया। डे बाय डे ये अफीम का जो रेट था वो इंक्रीज करके ब्रिटिश वहां पे बेचना शुरू कर दिए। और एक समय ऐसा आया कि ये अफीम के कारण ब्रिटिश
जो वहां पर ब्रिटिश थे उस पर चाइना वालों ने, चाइना के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, अफीम बेचकर गलत कर रहे हो। लेकिन जो चाइनीज व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनको भी हैवी अमाउंट मिल रहे थे और ब्रिटिशों को भी हैवी अमाउंट वहां से मिल रहा था और चाइना बर्बाद हो रहा था। तो अफीम के कारण जो वॉर हुई उसको हम लोग अफीम वॉर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट अफीम वॉर होने के बाद 1846 या 48 में ये वॉर कुछ हुई थी, ठीक है। ये वॉर होती है जिसके बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है। ट्रीटी में ये बताया जाता है कि चाइना जो है वो अपना हांगकांग वाली पार्ट जो है वो 99 ईयर्स, ठीक है, नानकिंग नानकिंग ट्रीटी ऑफ नानकिंग होती है जिसमें 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे देता है हांगकांग ब्रिटिशों को। तो ये पहली हार है चाइना की। फिर दूसरी वॉर भी लगभग 56 या 57 में 1857 में सेकेंड ओपियम वॉर होती है जिसके बाद 30 दिन का एक ट्रीटी साइन की जाती है। तो चाइना में अफीम वॉर का होना और ब्रिटिशों का अपना चाइना में इंपोर्टेंस दिखाना, ये भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ही चाइना में बहुत सारी चेंजेस आती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि इतना चीज पढ़ लिए तो इसका इंट्रोडक्शन, अब सोर्स की बात कर लेते हैं कुछ, कि इतना चीज हम लोग पढ़े कहाँ से। कोई ना कोई तो सोर्स होगा जिस पर ये, जिस बेस पे ये लिखी गई होगी, ठीक है। तो सोर्सेज की अगर बात करेंगे हम लोग तो बहुत सारे सोर्स है जिसके बेस पर हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है। तो पहला सोर्स है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत जो आती है मैन्युस्क्रिप्ट या फिर लाइब्रेरी या फिर ओल्ड एविडेंस, कुछ भी, ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स है डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट की वो सेकेंडरी सोर्स है जो कि प्राइमरी सोर्स के बेस पे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स के बेस पर हम लोग जानते हैं। और उसके बाद और भी कई चीजें हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस चीज है इंडिजीनियस लिटरेचर। इंडिजीनियस लिटरेचर का मतलब होता है कि स्वदेशी जो लिटरेसी है, जो लिटरेचर है, एज लाइक वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे इपिक, ये सब जो धर्म ग्रंथ है, या फिर जातक कथा हो, या फिर बुद्धिस्ट का और भी हीनयान महायान से रिलेटेड कोई बुक, ये भी बहुत मायने रखता है। कुछ तो ट्रैवल अकाउंट्स भी बहुत चीजें दे जाती है जो इतिहासकार लिखते हैं। ट्रैवल अकाउंट्स की बात करेंगे तो चाइनीज जो ट्रैवलर थे, ठीक है, चाहे वो इत्सिंग हो या फिर फायान हो, ठीक है, इन सब जैसे जब जो लोग थे उनका ट्रैवल अकाउंट्स भी लिखी गई है। बर्नियर की ट्रैवल अकाउंट्स, उसके बेस पर भी हिस्ट्री लिखी गई है। तो ट्रैवल अकाउंट्स के बेस पे भी हिस्ट्री लिखी जाती है। कुछ हमारे पास और भी सोर्स है, जैसे कॉइन की बात कर ले तो जो भी साम्राज्य थी उस समय का जो कॉइन है वो भी एक एविडेंस है, वो भी नेचर को बताता है कि उस समय की साम्राज्य कैसी हुआ करता था। अगर मान लो कि कुषाण डायनेस्टी में गोल्ड कॉइन था तो इससे ये पता चलता है कि कुषाण डायनेस्टी कितना समृद्धशाली था, कितना डेवलप था, ठीक है। अगर किसी राजा के समय में सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज का अगर होता हो या फिर टीन का सिक्का चलता हो तो समझ लेंगे कि उसका कंडीशन क्या होगा उस समय का। तो कॉइन भी एक एविडेंस है, इंफॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है। देखो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग आल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शन, ये सब भी सोर्स है हिस्ट्री जानने का, जो कि आप लोग क्लास 6 और 7 में भी पढ़े होंगे। बिल्डिंग की अगर बात कर ले तो अगर मान लो कि मेहरौली का खंबा हम लोग जानते हैं, ठीक है, आयरन पिलर के बारे में अगर जानते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में अनोखे किस्म का आयरन का यूज किया जाता था, ठीक है, जिसका आयरन पिलर बना हुआ है। गुप्ता डायनेस्टी के समय ये पिलर बनी थी, आज से लगभग 2000 ईस्वी के आसपास पूर्व। या फिर अगर आगरा फोर्ट की बात कर लो या फिर दिल्ली फोर्ट की बात कर लो, तो ये सब बहुत सारे फोर्ट है, मॉन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, जो सोर्सेज है हिस्ट्री को जानने का, ठीक है। तो ये टोटल अकाउंट्स है पूरा कि हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना क्या है क्लास 8 में, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर, हाउ, वेयर एंड व्हेन, जिसमें हम लोग पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को देखे, भारत के इतिहास को भी देखे, ब्रिटिश का इन्वेशन भी देखे। खैर हम लोग इस तरह के कई वीडियो को देखेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए सोशल पंडित से। धन्यवाद।